अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जंग ने सिर्फ रीजन की सियासत ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, शिपिंग रूट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 10 दिन के दौरान दूसरा तारीखी क्रैश देखा। रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो चुका है और इन्फ्लेशन के नए खतरात सामने आ रहे हैं। 1/4 से ज्यादा पूरी तवानाई की जरूरियात जो है वो पाकिस्तान की वो इम्पोर्टेड ऑयल और गैस से पूरी होती हैं और ये तकरीबन सब का सब जो है ये मशरक़े वस्ता से आता है। पाकिस्तान जो है बहुत बुरी तरीके से बराह रास्त इफेक्ट हो रहा है। 390 अरब रुपए का एक कंटेंजेंसी पूल IMF ने इस माली साल के लिए रखवाया था। इस किस्म की कोई वॉर हो तो उसके लिए इजाफी पैसा एक साइड पे रख दो। वो 390 अरब रुपया किधर गया है, उसके बारे में वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बताया गया? 55 रुपये पर लीटर इजाफा, अवाम की जेब पहली देखी और वहीं से पैसे निकाल लिए। ये जो गवर्नमेंट के अखराजात है, जो अल्ले तलल्ले हैं, वहां पर कोई सोच हुई कि यार हम अपना भी तो कुछ काटे? कौन सा माइंडसेट है जो इस तरफ नहीं देखता है? ये ना वो ब्यूरोक्रेसी है, ना ये वो हुकूमत है। अपनी रोटी कम करेगी, अपने खर्चे कम करेगी, इनके कॉन्वॉयज भी लंबे होंगे, इनके सिक्योरिटी के स्क्वाड भी होंगे, इनके सब कुछ होगा, इनकी गाड़ियां भी जो है वो नई मॉडल की होंगी। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर आपने सारा बोझ डाल दिया इस वक्त तमाम के ऊपर तो वो जो कंजम्पशन पहले ही सिसक के चल रही थी उसने बिल्कुल गिर जाना है और आपकी मईशत और मुश्किल में आएगी। आपके जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने में पहले ही आपको मुसीबत हो रही है, वो और आपको टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन अगले हफ्ता 10 दिन और चलती है तो क्या हम फेस करने जा रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल ही नहीं है कि शॉक को बर्दाश्त कर सके। आपकी इन्फ्लेशन, आपका एक्सटर्नल सेक्टर, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेज, देन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 5-6 चीजें अभी गवर्नमेंट फिट करने जा रही हैं। और अभी तक जो अप्रोच मुझे लग रही है वजारत खजाना के अंदर, वो बिजनेस एज यूजुअल की लग रही है। हम पहले हुकूमत से कहें कि रहम करें, क्या हुकूमत IMF से कहेगी कि अब कुछ रहम करो, ये हमारी हालत इतनी हो गई है? IMF से रहम की उम्मीद है? कोरोना का क्राइसिस आया था, IMF की रजामंदी के साथ प्रोग्राम सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बिजनेस एज यूजुअल के जो फैसले करते हैं उससे मईशत को नुकसान होता है। अगर आप IMF के साथ बात करेंगे, वो किसी सूरत में फैसले करने पर मजबूर नहीं करेंगे जिससे मईशत और मुश्किलात का शिकार हो जाए। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ने वो भूचाल खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी बुरी तरह से दहल गई है। ये सूरत हाल इस जंग के 10वें रोज़ उस वक्त नज़र आ रही है जब पाकिस्तान की मईशत 2 हफ्ते पहले तक एक मुश्किल बहरान से निकलने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जंग ने सिर्फ रीजन की सियासत ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, शिपिंग रूट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 10 दिन के दौरान दूसरा तारीखी क्रैश देखा। रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो चुका है और इन्फ्लेशन के नए खतरात सामने आ रहे हैं। मगर भला हो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि आज उसने शरह सूद में इजाफा न करने का फैसला किया और 10.5% की शरह को बरकरार रखा है। आज के व्लॉग में हम ये समझेंगे कि जंग पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इतनी खतरनाक क्यों बन रही है। सबसे बड़ा खतरा ऑयल प्राइसेस का अचानक बढ़ जाना है और जंग के बाद से अब तक ब्रेंट क्रूड तकरीबन 60% बढ़कर $117 फी बैरल तक पहुंच गया है और आज कुछ वक्त के लिए $120 तक भी गया था। इस इजाफे की असल वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश है जिससे दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल की कीमत में $10 का इजाफा पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल में तकरीबन 1.5 से $2 बिलियन एनुअल इजाफा कर देता है। अब जबकि तेल की कीमत तकरीबन $25 से $30 बढ़ चुकी है तो पाकिस्तान का ऑयल इम्पोर्ट बिल सालाना $4 से $6 बिलियन तक बढ़ सकता है। ये इजाफा बराह रास्त करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाएगा। तेल का ये झटका ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान पहले ही बड़े डेफिसिट का शिकार है। फरवरी में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $2.3 बिलियन थी, इम्पोर्ट $5.3 बिलियन थी, यानी सिर्फ एक महीने में तकरीबन $3 अरब का ट्रेड खसारा था। यानी अगर ऑयल प्राइसेस 110 से $120 फी बैरल के दरमियान बरकरार रहती हैं तो पाकिस्तान का मंथली इम्पोर्ट बिल मजीद 400 से $500 मिलियन तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बहुत प्रेशर बढ़ेगा। रुपए की कदर को इस सतह पर बरकरार रखना
बेपनाह मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब जंग के इस ग्लोबल शॉक का असर अब पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ साथ अवाम पर बराह रास्त देखा जा रहा है। पिछले जुमे को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक साथ 55 रुपीज़ पर लीटर का इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल तकरीबन 321, डीजल 336 रुपये फी लीटर हो चुका है। इस इजाफे के साथ ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का तूफान अब सर पे खड़ा है। 2023 और 24 में तारीख की बदतरीन महंगाई का सामना करने वाला पाकिस्तान अब कुछ हालात में बेहतरी देख रहा था, लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 फी बैरल से ज़्यादा रही तो महंगाई में मजीद 2 से 3% तक इजाफा हो सकता है। और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई 20 से 25% तक पहुँच सकती है, जो एक नाकाबिले बर्दाश्त होगा आम पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान में डीजल पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम की बैकबोन है। ट्रक, ज़रूरी मशीनें, कंस्ट्रक्शन मशीनें डीजल पर चलती हैं। जबकि डीजल महंगा होता है तो खुराक, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कीमतें चंद हफ्तों में बढ़ जाती हैं, यानी इन्फ्लेशन के लिए एक मल्टीप्लायर होता है। तेल की कीमतों में इजाफे के साथ एक और बड़ा मसला LNG की सप्लाई में कमी का भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के फौरी बाद कतर से आने वाले LNG कार्गो तकरीबन 75% तक कम हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के गैस के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर शदीद प्रेशर है। इसी वजह से SSG और SSGP ने घरेलू सार्फिन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी गैस सप्लाई में कमी की है। अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में यही वॉलेटिलिटी बरकरार रहती है तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एनर्जी शॉर्टेज का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। जंग के असरात पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश आज रिकॉर्ड किया गया। बेंचमार्क KEC 100 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स गिर गया था, जो तकरीबन 9.5% कमी थी। इस गिरावट के नतीजे में मार्केट की मजमूई मालियत से लगभग 1.7 ट्रिलियन रुपीस का सफाया हुआ और ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। ताहम बाद में कुछ रिकवरी के बाद मार्केट 146,480 पॉइंट्स पर बंद हुई है। इससे कबल 2 मार्च को KEC इंडेक्स में 9% गिरावट हुई थी और 1 घंटे के लिए जब भी ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। और ये सब PSE की तारीख में पहली बार एक ही दिन में 16,000 पॉइंट से ज़ायद की रिकॉर्ड कमी की गई थी। इस तरह से पाकिस्तान स्टॉक्स ने सिर्फ 10 दिन में 2 बार गिरावट के रिकॉर्ड कायम किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस रिएक्शन को पाकिस्तान की एक बड़ी वीकनेस के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी एनर्जी इंपोर्ट्स और फॉरेन कैपिटल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। पाकिस्तान की माशी बदहाली का एक और अहम पहलू रेमिटेंस से जुड़ा है। पाकिस्तान की एक्सटर्नल इनकम का बड़ा हिस्सा गल्फ स्टेट से आता है और टोटल रेमिटेंसेस का 60% सऊदी अरेबिया, UAE और दीगर गल्फ इकॉनमी से आता है। अगर जंग के बाद ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सुस्त पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट में कमी आती है, तो इसका असर बराह रास्त पाकिस्तानी मजदूरों के रोज़गार पे पड़ेगा और फिर पाकिस्तान के रेमिटेंसेस पे पड़ेगा, जो पाकिस्तान की एक्सचेंज का इन्फ्लोज है, फॉरेन एक्सचेंज का, उसकी बैकबोन है। सिर्फ 5 से 10% तक की कमी भी पाकिस्तान को सालाना कई बिलियन डॉलर के एक्सटर्नल इनकम से महरूम कर देगी। हालिया महीनों में IMF प्रोग्राम और सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से पाकिस्तान रुपया निस्बतन स्टेबल रहा है, लेकिन अगर तेल का इम्पोर्ट बिल कई बिलियन डॉलर बढ़ जाता है तो डॉलर की डिमांड में नुमाया इजाफा होगा और ऐसी सूरत में रुपए की कदर पर एक बार फिर वो प्रेशर आएगा, जिसमें कि हम बराह रास्त बड़ी डिवैल्यूएशन देखेंगे। संगीन मामला है, संगीन चैलेंज है, उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिजनेस अफेयर के माहिर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम असद उमर, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर इकनॉमिक अफेयर्स, बिजनेस अफेयर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब शहबाज राना। थैंक यू सो मच। असद भाई, ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें तो इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। आज की जो सिचुएशन हुई है, एक ग्लोबल सिनेरियो है, एक जियोपॉलिटिकल अपहीवल है, एक जंग है, उसके असरात पाकिस्तान में हैं। वो क्या उमूर है, वो क्या चीज़ें हैं जो हुकूमत और पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैनेजर्स कर सकते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं किए? ये जो सूरत पैदा हुई है उसको आप वाजना कर सकते हैं जिस तरीके से कोरोना आया था, सारी दुनिया के अंदर कोरोना फैल गया, तो वो तो जाहिर है हुकूमत का कसूर नहीं था। इसी तरीके से ये जो जंग है इसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया की तरह हम भी उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तो उस पर नजर आएगी कि इस जो मुश्किल जो पैदा हुई है उसे निपटने के लिए क्या इकदाम करते हैं। जो इब्तदा की गई है वो इब्तदा बहुत अच्छी नहीं, और देखें जब भी ऐसी सूरत हाल आएगी, मुश्किल वक्त होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि कौम को कॉन्फिडेंस हो, हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो जो है वो एक सही सिमत की तरफ जा रहे हैं और अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्शनल मेजर लेना कि 15 तारीख का इंतजार भी ना करना, पहले से ही प्राइस बढ़ा देना, एक बहुत बड़ा विंडफॉल गेन भी दे दिया आपने ऑयल कंपनीज को, साथ ही आपने बढ़ा दी।
जो PDL है वो। सो इब्तदा अच्छी नहीं हुई, लेकिन देखें आगे क्या करते हैं। ऐसे दो तीन मुख्तलिफ इसके पहलू हैं जिसको देखना पड़ेगा। एक पहली बात जो सबसे बराह रास्त जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ेगा, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका, वो है आलमी कीमतें जो हैं मंडी के अंदर जो बढ़ेंगी। कोई पाकिस्तान जो है सालाना कुछ 16-17 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करता है एनर्जी प्रोडक्ट्स की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। और जैसे आप अभी इब्तदाइये में कह रहे थे 60% बढ़ चुकी है। $67 के करीब ब्रेंट था, अभी 107 $108 हुआ था, $117 पर चला गया था। तो 60% इजाफे का मतलब जो है वो तकरीबन $10 बिलियन सालाना, यानी तकरीबन आप समझ लें कि $1 अरब माहाना या उससे जरा सा कम जो है ये इम्पैक्ट आ जाएगा आपका। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर जाहिर है आपके कंजर्वेशन मेजर्स हैं कि किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, जिससे बराह रास्त मईशत के ऊपर और रोजगार के ऊपर कम से कम इफेक्ट पड़े। ये एक बहुत अहम हुकूमत को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, फैसला साजी करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो है वो इसी से एनर्जी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है कि शॉर्टेजेस ना क्रिएट होंगी, क्योंकि अगर शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी फिर तो बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। और पाकिस्तान का दारोमदार कितना है? पाकिस्तान की टोटल जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी तवानाई की सालाना रिक्वायरमेंट जो होती हैं, उसमें से तकरीबन 30% से ज़्यादा आप समझ लें, एक तिहाई के करीब जो है वो इम्पोर्टेड ऑयल और इम्पोर्टेड LNG से आता है। उस ऑयल 27% के करीब तेल है, उसका 80% जो है वो इम्पोर्टेड होता है। तो एक चौथाई से ज्यादा पूरी तवानाई की जरूरियात जो है वो पाकिस्तान की वो इम्पोर्टेड ऑयल और गैस से पूरी होती हैं। और ये तकरीबन सब का सब जो है ये मशरक़ वस्ता से आता है। तो पाकिस्तान जो है बहुत बुरी तरीके से बराह रास्त इफेक्ट हो रहा है। ऑयल के लिए कुछ बातचीत की गई है, याम्बू जो उनका ऑल्टरनेट पोर्ट है सऊदी अरेबिया का, वहां से ऑल्टरनेट शिपमेंट रेड सी के थ्रू लाने की बात की गई है। अमेरिका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस वक्त ऑयल का, और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश भी है कि लोग अमेरिका से खरीदें, तो आपको ऑल्टरनेट्स वहां पर देखने पड़ेंगे। इसी तरीके से गैस में कम चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया बड़े एक्सपोर्टर्स हैं LNG के एशिया के अंदर। सो वो एक ऑल्टरनेट सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि कतर तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ही खत्म कर दी है। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि जो आपकी आमदनी आती है, ज़र मुबादला की आमदनी जो बाहर से आती है, उसमें भी आपका बराह रास्त कंट्रोल जो है वो निस्बतन बहुत कम है। और वो ये कि तकरीबन $21 अरब की पिछले साल तरसीलात ज़र आई हैं मशरक़ वस्ता के ममालिक से, और $3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी। तो $24 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आई मिडल ईस्ट से। उसमें जैसे आपने पहले कहा, सिर्फ अगर 10% भी कमी हो जाए तो वो कोई $2.5 बिलियन की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। वहां पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी ऑल्टरनेट मार्केट्स के लिए, खासतौर पे जो इमर्जिंग मार्केट्स है, क्योंकि हम ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बनाते जो एडवांस कंट्रीज जो है उसमें बहुत ज्यादा उसकी खपत हो सके। सो जो मिडल ईस्ट में जा रहा था आपका, वो प्रोडक्ट आपने अफ्रीका के अंदर मार्केट करना है, आपके डिप्लोमेट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ये कोई मोटे मोटे 3-4-5 मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे। कैसा रिस्पांस रहा शहबाज राणा साहब क्यू ब्लॉक में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑफिस में, जब ये हमने सिनेरियो देखा? क्योंकि बाज़ एक्सपर्ट समझते हैं कि जो हमने ऑयल प्राइसेस वन गो में 55 रुपीज़ पर लीटर दोनों डीजल में और पेट्रोल में हमने बढ़ाई, ये एक पैनिक रिएक्शन था। ऑब्वियसली उस वक्त तक तो रिज़र्व्स थे गवर्नमेंट के बकौल, उनके पास कोई 3 वीक्स से लेके 4 वीक्स तक रिज़र्व्स थे। तो ये जो 55 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा, तो ये तो एक, जैसे कि असद भाई ने कहा, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विंडफॉल था। इसकी जो रैशनल गवर्नमेंट ने दी वो आपकी समझ में आई? देखिए, इनका जो इनिशियल रिएक्शन जो था, एटलीस्ट दे वर अलाइव टू द सिचुएशन। इन्होंने कामरान खान साहब एक कमेटी बना दी थी पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, उसकी मॉनिटरिंग और हर चीज़ के ऊपर, जिसको चेयर तो वज़ीर ख़जाना करते थे। उसके सामने 2 इश्यूज़ थे। एक तो यही कि जो सप्लाईज हैं इसको कैसे आपने मेंटेन करना है अलॉन्ग विद द प्राइस, क्योंकि सप्लाईज का और प्राइस का फिर एक डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन पैदा हो गया। और दूसरा ये जो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स थे, इसके ऊपर इन्होंने काम करना था। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो स्टार्ट तो ठीक था, लेकिन जो जहाँ पे ये काम सही नहीं कर सके वो आगे जाके जो वर्किंग थी। एक चीज़ पे मेरा ज़ाती तौर पर मानना है कि जो प्राइस सिग्नल जो इस स्टेज के ऊपर हुकूमत को जो हुकूमत ने दिया, वो एक ठीक फैसला था। आपने देखा होगा
कि जुमे के दिन जो सूरत हाल बन गई थी, लंबी कतारें लगना शुरू हो गई जी थी जी जी। और बहुत बुरी सूरत हाल बन रही थी। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तमाम सूबाई हुकूमतें, वो उनकी जो बद इंतज़ामी है वो हमेशा पीक के ऊपर होती है। ये होर्डिंग के हवाले से, ये पीटीआई के टाइम के ऊपर भी असद उमर साहब आपको बताएंगे, बड़ी कोशिशें हुई, ऑर्डिनेंस ला के होर्डिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, नहीं कर सके और ना ही ये अभी कर सकते थे। तो प्राइस सिग्नल इनको देना चाहिए था। अब उसके दो चीज़ें, ये तो इन्होंने ये काम ठीक कर दिया, कमेटी बना दी और कीमत बढ़ा दी। अब कितनी बढ़ा दी, यहाँ पे सवाल है। दो चीज़ें जो इनसे सही हैंडल नहीं हुई। एक चीज़ इनसे ये सही हैंडल नहीं हुई कि इन्होंने जो प्राइस बढ़ाई है वो कैसे बढ़ाई है और कितनी बढ़ाई है। और दूसरी ये कि अगर प्राइस बढ़ाना ज़रूरी था, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, उनका जो विंडफॉल गेन हुआ है, उसको कैसे टैकल किया जाता। ये जुमे वाले दिन जब ये सारी एक्टिविटी हो रही थी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हाउस में उनकी मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें 2 ही ये बड़े सवालात थे कि जो इंक्रीज़ उस वक़्त कमेटी के सामने रखा गया, प्राइम मिनिस्टर के सामने, कि पेट्रोल में कोई, यही आपके सामने था, कोई अराउंड 35 रुपीज़ पर लीटर, और डीज़ल के अंदर कोई 78 रुपए फ़ी लीटर या 80 रुपए फ़ी लीटर का इम्पैक्ट आ रहा था। तो फैसला ये नहीं हो पा रहा था कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। एक व्यू ये, जो मेजॉरिटी का व्यू था, कि आप इसको 2 ट्रांचेज़ में पास ऑन कर दें, कुछ अभी कर दें फ्राइडे को और बाकी जो नेक्स्ट आफ्टर 7 डेज़ आप इसको पास कर दें। दूसरा व्यू ये था कि आप सडन इसका इंक्रीज़ करें, और इंक्रीज़ उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी कतारें टूटेंगी और दूसरा डिमांड भी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। एक तो ये चीज़, ओएमसीज़ वाली चीज़ थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ वाली, इसके हवाले से जो मेरी इत्तला है कि प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी कंसर्न्स थे कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे, तो इसको एक बेहतर तरीके से हैंडल करें। जब ये फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो मामला फिर एज़ यूजुअल, फिर जो चीज़ प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे डिसाइड नहीं होती, फिर सागदार साहब के पास जाती है। तो ये जो आपके सामने प्राइस आई है, ये सागदार फार्मूला है, व्हिच इज़ कि आप दोनों चीज़ों को एवरेज आउट करो। यहाँ पे हुकूमत गलती कर गई है। डीजल की प्राइस में अगर ये फौरी तौर पर 70-80 रुपए फी लीटर इजाफा नहीं कर सकते थे, तो आधा भी पास ऑन कर देते, और जो फिर सूरत हाल बनती 15 मार्च को, उसमें थोड़ा सा आपके पास एक्चुअलाइज भी हो जाता चीज़ें, तो आप आधा तब कर देते। असद भाई ये बताइएगा कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये कामरान भाई, समझ। पहले मैं इस पे जरा कमेंट कर दूं जो शहबाज जी राणा ने अभी जी कहा। जी जी जी। देखिए, शहबाज राणा जो बात कर रहे हैं कि आपको जब आर्मी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं तो ये चांसेस थे कि होर्डिंग होगी, और आपको पता है पेट्रोल एसोसिएशन ने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए थे, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसको हैंडल करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। सॉरी, अभी जैसे किया, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि एक हफ्ता पहले प्राइस आपने अनाउंस करके अभी एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का विंडफॉल दे दिया प्राइवेट कंपनीज को। अगर आप ये करना भी चाहते थे और आप टैक्सेशन के जरिए वो पैसा इकट्ठा करते, वही प्राइस आ जाती जिस प्राइस पे अभी आप कर रहे हैं, लेकिन आप आवाम को यह भी दिखाते कि हमने सिर्फ एक जो सूरत हाल पैदा हुई थी जहां पे शॉर्टेजेस हो सकते थे क्रिएट, उसको बचाने के लिए किया है। ये को आवाम की जेब से पैसा निकालने के लिए नहीं किया, और उसी पैसे का इक्विवेलेंट रिलीफ दे देते, चाहे वो बिजली की कीमत में कर देते या किसी और चीज के अंदर कर देते, तो कम से कम आवाम को ये नजर आता कि यार इन्होंने देखो एक जो क्राइसिस खड़ा हो सकता था वो भी बचा लिया, और चले मुझसे एक चीज के नाम पर पैसा ज्यादा देना पड़ गया लेकिन मुझे दूसरी जगह जो है पैसा बच गया। ये जिस तरीके से अभी किया है, इसकी दो जो गलतियां इसमें हुई हैं, एक तो जाहिर है अवाम को जो अपना ही हुकूमत का बनाया हुआ फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के मुताबिक भी एक हफ्ता पहले अवाम के लिए कीमतें बढ़ा दी गई, और दूसरा जो निजी सरमायाकार है उसको बहुत बड़ा एक छप्पड़ फाड़ के एक विंडफॉल दे दिया। तो शहबाज राणा साहब ये बताएं कि ये तो हो गया कि जो गवर्नमेंट है एक बार फिर, चाहे वो FBR हो, चाहे कोई क्लैमिटी हो, चाहे वॉर हो, उसकी कॉस्ट जो है वो तो पाकिस्तान के अवाम से ही लेनी है। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, पाकिस्तान के अवाम को 1 मिनट में एक अनाउंसमेंट से कर दिया गया। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अब ज़ाहिर है कि एक अजीरन हो गई हैं। 55 रुपये पर लीटर इजाफा, 350 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, ज़ाहिर है वन कैन इमेजिन कि कितनी मुसीबत है। ये जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, जो अल्ले तलल्ले हैं, जो अनबिलीवेबल अखराजात हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर कोई सोच हुई कि यार हम अपना भी तो कुछ काटें। ये जो अजाब हम इतना लोगों से ले रहे हैं, ये जो 2 ट्रिलियन का SOEs के लॉसेस है, 2 ट्रिलियन रुपीस के, कुछ वहाँ से बचाएं और फिर इस क्राइसिस को फाइनेंस करें। कामरान खान साहब, सॉरी वो बीच में बात कट गई, मैं इस आपका सवाल का जवाब देता हूँ। उससे पहले ये जो बात OMCs वाली हो रही थी, उसके अंदर ये को बेहतर तरीके से इस तरीके से भी हल कर सकते थे कि जो एक विंडफॉल गेन इनको होता, वो एक पैसा पूल की सूरत में सेपरेट कर लेते, और कल अगर वो प्राइसेस नीचे जाती तो उनको ऑफसेट कर सकते थे OMCs को, या ये कर सकते जैसा दूसरा असद उमर साहब फरमा रहे थे कि आप डीजल वाली साइड पे कर रहे थे। बट उससे भी पहले
ये जो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर वाली बात है, अगर ये डीजल के अंदर ये टिंकरिंग ना भी करते, एक 390 अरब रुपए का एक कंटिजेंसी पूल आईएमएफ ने इस माली साल के लिए रखवाया था, जो ज़ल्ज़ला हो, अल्लाह ना करे कोई सैलाब की सूरत हाल बन जाए या फिर इस किस्म की कोई वॉर हो, तो ये इस तरह के जो बजट्स होते हैं वो आपको सस्टेन नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए इजाफी पैसा एक साइड पे रख देते हो। वो 390 अरब रुपया किधर गया है? वो बजट में रखा गया था, क्या उससे कोई गाड़ियां खरीदी गई हैं? क्या उससे कुछ ऐसी प्रोविंशियल जो वफाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रोविंशियल नेचर की स्कीम्स है, उनको फंड किया गया है? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स को फंड किया गया है? उस फंड में से कितना पैसा खर्च हुआ, कितना वापस पड़ा, और वो फंड उसके बारे में वजीर आजम को क्यों नहीं बताया गया? ये इनकी एक यहाँ पे मेरे ख्याल में इनकी बहुत बड़ी कोताही है वजारत खजाना की, ये बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। अब बात करते हैं इनका, आप जो फरमा रहे हैं कि अपने ऊपर कटौती, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें हैं, ये ना वो ब्यूरोक्रेसी है, ना ये वो हुकूमत है जो अपने जो है ना अपनी रोटी कम करेगी, अपने खर्चे कम करेगी। इनके कॉन्वॉयज भी लंबे होंगे, इनके सिक्योरिटी के स्क्वाड भी होंगे, इनके सब कुछ होगा, इनकी गाड़ियां भी जो है वो नई मॉडल की होंगी। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अभी कुछ देर में आप मैयर इकदाम जो हुकूमत लेना चाह रही है वो सुन लेंगे, उसका भी ज्यादातर इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर आएगा। क्या वजीर आजम साहब ये अनाउंस करेंगे कि उनकी जो वफाकी काबीना है, उनके तमाम जो वुज़रा हैं, वो जो उनकी इंटाइटलमेंट है 1800 सीसी की गाड़ी की, उसमें सफर करेंगे? उनसे बड़ी बड़ी जो जहाज नुमा गाड़ियां हैं, जो फ्यूल गजलर्स हैं, वो गाड़ियां ये वापस कर देंगे? क्या प्राइम से ये अनाउंस करेंगे कि कस्टम की जितनी भी स्मगल गाड़ियां पकड़ी हुई हैं, जो मुख्तलिफ वजारतों के पास भी हैं, मुख्तलिफ इदारों के पास भी हैं, एफबीआर के लोग भी उसका मिस यूज कर रहे हैं, वो गाड़ियां रुक जाएंगी क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है? ये ऐसा नहीं होगा। क्या कल ये फैसला होगा कि सेक्रेटेरिएट के अंदर जितनी वजारतें हैं, उसके जो सेक्रेटरीज हैं फेडरल, वो एक ही जगह से सारे आते हैं, वहीं पे सारे F6 F7 F8 में रह रहे होते हैं, ये मिलके किसी एक या दो गाड़ी में आ जाएंगे, किसी बड़ी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस पे आ जाए? ये ऐसा नहीं होगा। आपको अनाउंसमेंट्स में नजर आ जाएगा जी कि छुट्टियां जो है वो स्कूल के वर्किंग आवर्स वो कुछ आगे पीछे कर दिए, कुछ और चीजें कर दी, जो रियल इम्पैक्ट है, जहाँ पे आपकी फ्यूल कॉस्ट की सेविंग होती है, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर वेस्टेज होता है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, डिमांड कंप्रेस हो जाएगी। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन के मजे ले रहे हैं वो पीपल की हद तक है, वो गवर्नमेंट की हद तक नहीं है। गवर्नमेंट की हद तक ज्यादातर आपको सिंबॉलिक और ऐलानात ही नजर आ सकते हैं। तो असद भाई, ये जो है इसमें बेसिकली कि आवाम की जेब पे जो है उसमें हाथ डाला जाए और वहाँ से निकाला जाए। पहला काम तो गवर्नमेंट ने ये कर लिया। जैसे ही ये वॉर का हवा खड़ा हुआ, ये मुसीबत सामने आई। दूसरी चीज़ ये कि ये तो याद रखना चाहिए था कि सर कि 45% पाकिस्तानी पावर्टी की लाइन से नीचे रहते हैं। ये इतने गरीब हैं कि इनको गरीब की तामीर की इसकी तशरीह के अंदर भी वो बेचारे नहीं आते। अब ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, ये तो उसके लिए भी महंगा हुआ है ना। और इसी मुल्क के अंदर 2 ट्रिलियन रुपीस का जो है एसओईस के जो सरकारी जो खून चूस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो खा रही हैं, तो कुछ उस तरफ भी तवज्जो देना। जब इस किस्म के हमें मुसीबतों से निमटना है, आवाम की जेब पहली देखी और वहीं से पैसे निकाल लिए। लेकिन ये पहलू कि भाई 45% ये लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और ये 2 खरब रुपयों की आप नुकसानात उठा रहे हैं एसओईस के ज़रिए। तो ये कौन सा माइंडसेट है जो इस तरफ नहीं देखता है? ये कामरान भाई वही माइंडसेट है जो दहाइयों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत होते हुए पिछले 3 साल में जिसके अंदर तेजी से इजाफा हुआ, जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार अभी IS की रिपोर्ट के जरिए शाया हुए उसके अंदर दिए गए हैं, उस तेजी से बढ़ती हुई गुर्बत, उस तेजी से बढ़ते हुए अमीर और गरीब के फर्क के होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए का जहाज खरीद लिया गया चीफ मिनिस्टर के लिए। तो माइंडसेट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो माइंडसेट ये है, या भूल जाएं। सिर्फ एक छोटी सी चीज आता है कि अभी शहबाज जो बात कर रहा था ना, वो गाड़ियों की, और नीचे इदारों के पास भी होते हैं बड़ी गाड़ियां। तो मैं पहले दिन बन के जब वजीर खजाना बन के गया क्यू ब्लॉक, तो मुझसे पूछा उन्होंने कि जी कि आप वो SUV बुलेट प्रूफ लेंगे? तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कोई नहीं मारने वाला, मुझे बुलेट प्रूफ नहीं चाहिए। कि बताओ ये आएगी कहाँ से? तो हंसना शुरू कर दिया कि सर आप मजाक कर रहे हैं, 31 इदारे आपकी मिनिस्ट्री के नीचे काम करते हैं, आप बोलें कल 31 गाड़ियां आ जाएंगी। सो वो माइंडसेट तो आप छोड़ दें। देखें, ये जो इस वक्त आप सूरत हाल की बात करें ना, इसका बुनियाद ही जैसे मैंने कहा ना, इसलिए मैंने बात की थी कि इब्तदा जो मैंने कहा कि वो गलत हुई है, क्योंकि उस इब्तदा में नजर आ गया कि आप बोझ जो है वो अवाम के ऊपर ही डालेंगे सारा का सारा। अच्छा, इसको जरा अखलाकी सियासी जवाब से हट के खालिसतन मईशत के लिहाज से देख लें कि जो प्रेशर पहले से था आपकी मईशत के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर आपकी मईशत की रफ्तार जो है, शरह नमू जो है
वो आबादी के बढ़ने की रफ्तार से कम है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल जो है आपकी फीकस आमदनी वो गिरती चली जाए। ये सब जब सूरत हाल है, उसके ऊपर इतना बड़ा एक क्राइसिस, एक ग्लोबल क्राइसिस आ जाए जिसमें हुकूमत का कुछ कसूर नहीं है, वो एक आलमी क्राइसिस आ गया, तो मईशत और मुश्किल के अंदर आएगी, अवाम और मुश्किल के अंदर आएंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमेशा अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी ये कहती है कि आप स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को आपने मुसीबत से बचाना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो मईशत और बुरी तरीके से डूब जाएगी। और यही आपने देखा सारी दुनिया में कोविड के दरमियान किया गया, ये पाकिस्तान के अंदर किया गया। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए भी फाइनेंसिंग की गई, पाकिस्तान की स्टेट बैंक के जरिए भी की गई, अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए सैकड़ों अरबों रुपए की फाइनेंसिंग की गई, अवाम की मदद की गई। सो बिल्कुल आप प्योर इकोनॉमिक पॉलिसी के लिहाज से भी देखेंगे ना, कि अगर आपने सारा बोझ डाल दिया इस वक्त अवाम के ऊपर, तो वो जो कंजम्पशन पहले ही सिसक सिसक के चल रही थी उसने बिल्कुल गिर जाना है, और आपकी मईशत और मुश्किल में आएगी। आपके जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने में पहले ही आपको मुसीबत हो रही है, 400 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल करके बैठे हुए हैं, वो और आपको टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी लिहाज से भी देख लें, सियासी लिहाज से देखें, अखलाकी लिहाज से देखें, माशी लिहाज से देखें, जो पॉलिसी बननी है उसमें आपने अवाम को अगर महफूज नहीं किया, अगर आपने अवाम को जिस हद तक मुमकिन हो शील्ड नहीं किया इन मुश्किलात से, तो वो गलत फैसला होगा। शहबाज साहब, क्या जो अभी प्रोजेक्टेड इश्यूज सामने नज़र आ रहे हैं, इफ़ ये सिचुएशन नहीं कंट्रोल होती, नहीं बेहतर होती इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ डेज, एवरी डे काउंट्स, तो क्या सामने जो मसाइल, बड़े क्रिटिकल मसाइल या मेन्यू ऑफ क्राइसिस अगर मैं कहूँ सामने, जो अगर ये सिचुएशन अगले एक हफ्ता 10 दिन और चलती है, तो क्या हम फेस करने जा रहे हैं? कामरान खान साहब, अगर तो हफ्ता 10 दिन की बात है तो शायद हुकूमत भी बर्दाश्त कर ले और अवाम भी बर्दाश्त कर ले। यहाँ पे सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। जिस तरीके से ये जंग तेज़ी से आगे फैल रही है, तो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। और जिसमें सबसे एक फंडामेंटल जो चीज़ है ना, वो ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल ही नहीं है कि शॉक को बर्दाश्त कर सके। अब 4-5-6 बड़ी चीज़ें आगे जो है वो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। एक तो ये कि जो महंगाई का एक तूफान आना है, जो कि आपको वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का जो वेट है वो ना होने के बराबर है। तो आप जितनी भी तेल की कीमत बढ़ा लें, उसका सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो 2 तरह की महंगाई अभी हिट करने जा रही है। एक जो एक्चुअल जो अब लोगों को हिट करना शुरू हो चुकी है, तेल के बाद डीज़ल, डीज़ल के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए, फिर फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स, हर चीज़ की जो कीमतें वो ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं। बल्कि हम में से जिस लोग ने भी 1-2 दिनों में खरीदारी की है जुमे के बाद, उसने इसको इम्पैक्ट को फेस किया है। अगर आपने गाड़ी में फ्यूल भी डलवाया तो वो आप ऑलरेडी उस इन्फ्लेशन को हिट आपको कर चुकी है। लेकिन सरकारी अदाद-ओ-शुमार की हद तक वो नंबर्स आपको डिफरेंट नजर आएंगे। दूसरा जो अब चैलेंज आने जा रहा है, अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का खित्ता तकरीबन वो बुरी तरीके से उनकी इकॉनमी मुतासर हो रही है, रेमिटेंसेस जब आपकी हिट होगी तो उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर जो आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, या फिर इवन द रेड सी के अंदर, कह तो रही उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हुतीज है वहां पे भी वो अटैक कर सकते हैं। आपकी एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स हैं, क्या वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंटली आपका एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, आपकी अब $104-5 के ऊपर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, 117 के ऊपर जाने के बाद वापस आ रहा है। तो अगर लेट से ये $100 के ऊपर भी रहता है और ये परसिस्ट करता है ये प्राइस यहाँ पे, तो जो हुकूमत खुद कह रही है कि उसका जो माहाना इम्पैक्ट है $100 की प्राइस के ऊपर, वो $300 मिलियन है। 4 माह आप कैलकुलेट कर लें, $1.2 बिलियन सीधा सीधा इसका ये इम्पैक्ट आ रहा है। उसके साथ अगर ये प्राइस $120 के आसपास जाके रुकती है, तो जो इम्पैक्ट है वो $500 मिलियन पर मंथ के ऊपर हो रहा है। तो क्या आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो इसको सस्टेन कर सकते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कुछ दोस्त ममालिक जो है आपको वो कर्जा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रीन्यू नहीं कर रहे। तो एक बात जो असद उमर साहब ने बड़ी कही, वो इम्पोर्टेंट है कि आप क्राइसिस को डील कैसे करते हैं। इस वक्त जो क्राइसिस दुनिया को हिट कर चुका है, इस सूरत हाल के अंदर हमारी हुकूमत तो खुद ही आके कह देना जी कि हम IMF के प्रोग्राम के तहत टैक्सेस को कम नहीं कर सकते, मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई इनकी हमाकत नहीं हो सकती। पेट्रोलियम लेवी जो 85 रुपए फी लीटर थी, उसको बढ़ा के आप 106 रुपए फी लीटर पे ले गए हो पेट्रोल के ऊपर। आप खुद ही हर चीज किए जा रहे हो। IMF को कहने का मौका भी नहीं दे रहे, उनके साथ बात करने का भी आप मौका नहीं ले रहे। कंटिजेंसी पूल पड़ा हुआ, उसको आप टच नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर उसको टच कर दिया तो जो FBR की जो नालायकी है, उसको ऑफसेट आप कहाँ से करेंगे, शायद उसी पूल से आपने कल पैसे निकाल के उसको प्राइमरी बैलेंस को आपने अचीव करना हो। तो ये चीजें आपने आपकी इन्फ्लेशन
आपकी डेली की जो आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो से इफेक्ट हो रही है। आपका एक्सटर्नल सेक्टर, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेस, देन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 5-6 चीजें आगे गवर्नमेंट फिट करने जा रही हैं। और अभी तक जो अप्रोच मुझे लग रही है वजारत खजाना के अंदर, वो बिजनेस एज यूजुअल की लग रही है। तो असल में इसमें ये ऐसी सूरत हाल में अब क्योंकि ये उस वक्त आई है जब IMF का रिव्यू हमारे साथ हो रहा है, हम इस वक्त एक बड़ी कठिन मसले में पहले ही खड़े थे IMF के सामने, हमें कुछ कंसेशन चाहिए, कुछ हमें रिलैक्सेशंस देनी है इस बजट में आने वाले। तो अभी तो हम उस मामले में IMF के साथ थे कि ये मुसीबत आ गई है। तो हम पहले हुकूमत से कहें कि रहम करें, तो क्या हुकूमत IMF से कहेगी कि अब कुछ रहम करो, ये हमारी हालत इतनी हो गई है, ये हो गई, हम पहले ही मुसीबत में थे। तो आपको IMF से रहम की उम्मीद है? जी बिल्कुल, और उसकी वजह ये है जो मैं पहले बोला था ना कि ये सिर्फ एक सियासी अखलाकी बात नहीं है, ये अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी है। और इसीलिए जिस वक्त कोरोना का क्राइसिस आया था, तो अगर आपको याद हो, IMF की रजामंदी के साथ प्रोग्राम सस्पेंड किया गया था। क्योंकि वो भी समझते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बिजनेस एज यूजुअल के जो फैसले करते हैं उससे मईशत को नुकसान होता है। अगर आप मुवाजना कर लें उसी कोविड पीरियड के अंदर यूरोप ने किस तरीके से डील किया उस क्राइसिस से और अमेरिका ने किससे डील किया, तो बड़ा वाजे आपको फर्क नजर आ जाएगा। यूरोप जो है वो पहले वो जो क्राइसिस था उसकी वजह से ऑस्टेरिटी प्रोग्राम्स के अंदर चल रहा था, और यूरोपियन हुकूमतों ने बहैसियत मजबूरी ये फैसला किया कि हम ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है ये लेते रहेंगे क्योंकि हमारी मईशत जो है पहले मुश्किल में थी। अमेरिका के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे वो पुरानी पिछले सदी की ग्रेट डिप्रेशन से सीखे हुए, उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त अगर हमने स्टिमुलस नहीं दिया तो हमारी मईशत को उससे भी ज्यादा नुकसान होगा, इससे भी ज्यादा महंगा पड़ेगा बनिस्बत ये स्टिमुलस के लिए जो पैसे लगेंगे। और अमेरिका ने वो स्टिमुलस प्रोवाइड किया, एक बड़े लेवल के ऊपर प्रोवाइड किया, और नतीजा क्या निकला आप पिछले साल के पिछले 3-4 साल के रिजल्ट्स देखें पोस्ट कोविड, अमेरिका की इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से हुई, उनकी ग्रोथ स्ट्रांग रही, और यूरोप जो है उसकी लो ग्रोथ के अंदर फंसे रहे। सो IMF भी ये मईशत की चीजें समझती हैं। अगर आप IMF के साथ बात करेंगे वो किसी सूरत में जबरदस्ती आपको ये फैसले करने पे मजबूर नहीं करेंगे जिससे मईशत और मुश्किलात का शिकार हो जाए। तो अब शहबाज साहब, अब IMF का मिशन तो है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस सोच से और उस मैच्योरिटी से काम करेंगे जो इस वक्त का तकाजा है, जैसे कि इससे पहले हुआ? और असद साहब तो काफ़ी होपफुल हैं कि पाकिस्तान अगर सही तरह से अपना केस प्रेजेंट करे तो IMF जो है वो इसको सॉफ्टली डील करेगा। जी, असद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपना केस कैसे पेश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी कुछ इनकी चीज़ें इंटरनल देखी हैं। ये तो कोई इतना नहीं मुझे लग रहा कि कोई बहुत कोई मेजर कोई रिलीफ लेना भी चाहते हैं। एक तो होती है ना कि आपकी अहलियत कि आप ले सकते हैं नहीं, या आपकी उससे पहले जो सोच है, जो प्लान है, वो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं, हो सकता है 1-2 दिनों में ये अपने आप को बेहतर कर लें, और कल से गालबन MAFP के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इनकी जो ये टेक्निकल लेवल की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो एक आध दिन में ये उस मोड में चले जाएंगे जहाँ पे गिव एंड टेक होगा। और इस वक्त जो IMF का मूड है वो कोई इतना ज़्यादा ऑलरेडी एग्रेसिव नहीं है। IMF वैसे ही सॉफ्ट हुआ है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस। और उसके बाद ये जो जंग है, इस जंग में भी हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कोई इतनी एंटी अमेरिका लग नहीं रही, कोई इतनी हॉस्टाइल नहीं है हमारी पोजीशन। हम दरमियान में रख के खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल को IMF से हमें कोई मेजर कोई प्रॉब्लम आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि वजारत खजाना की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो वजारत खजाना की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसको कैसे टैकल करती है। अगर तो इन्होंने दिखाया कि नहीं हम टैकल कर लेंगे, हम जो नंबर्स हैं, जो प्राइमरी बैलेंस का नंबर है उसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ उस हद तक छेड़ेंगे जिस हद तक उसका FBR का जो इम्पैक्ट हुआ है, तो आपने बगैर IMF के कहने के ऊपर 106 रुपये की पेट्रोलियम लेवी कर दी है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में IMF आपको क्यों रिलैक्स करेगा? वो भी एट द एंड ऑफ द डे बैंकर्स हैं। अगर वो एक आप उनसे बेहतर डील नहीं नेगोशिएट कर सकते तो अपने एंड पे वो बेहतर डील करके वापस चले जाएंगे। तो असद भाई, ये हमारा क्या केस होना चाहिए अब? जैसे कि शहबाज राणा साहब ने कहा, भाई ये बहुत बाखबर हैं कि IMF एक बहुत एक सॉफ्ट व्यू लेने के लिए तैयार है पाकिस्तान के साथ, उसकी हॉस्टिलिटी नहीं है अभी कोई इस किस्म की, और बहुत फेवरेबल टाइप का उनका इस वक्त पोजीशन है। हमारा केस भी है, ये मुसीबत हम फंस चुके हैं, और इससे पहले जो हमारी तैयारी थी उसमें भी हमें जो है थी कंसेशंस कुछ चाहिए थे। तो क्या केस प्रेजेंट करें जहाँ पे हमें
हमें उम्मीद हो कि हमें एक फेवरेबल रिस्पांस मिल सकता है? देखिए, इसके दो पहलू होंगे। जैसे बिल्कुल शहबाज ने ठीक बात की कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मैंने बताया था कि क्या ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से आईएमएफ जो है वो एक लीनियंट व्यू लेगा इस वक्त इस सूरत हाल का। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप देखिएगा ये सारी दुनिया के अंदर आईएमएफ के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वहां पे आपको वो पॉलिसी की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। और दूसरा, हमारे पास इस वक्त कोई पॉलिटिकल तो पाकिस्तान की टारगेटिंग की नहीं जा रही है, तो वो भी हमें खतरा नहीं है। केस बड़ा सादा सा बनता है जी। केस का पहला स्टेप जो है, पहली चीज जो आईएमएफ के सामने हमें रखनी चाहिए, वो बात है जिसकी आप पहले जिक्र कर रहे थे। और वो ये है कि हुकूमत अपने अखराजात के अंदर बेल्ट टाइटनिंग क्या करने के लिए जा रही है। पहली कंट्रीब्यूशन तो आप अपनी तरफ से दिखाएं ना, कि जनाब आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के नुमाइंदा बन के, आप ये बताइए कि वो चीज जिसके ऊपर आपका मुकम्मल इख्तियार है, यानी हुकूमती अखराजात जो हैं उसके अंदर आप किस तरीके से कमी लेके आ रहे हैं। जो गैर जरूरी अखराजात हैं, चले परमानेंट कमी नहीं लेके आते, तो जब तक ये क्राइसिस चल रहा है, जब तक आप ये रिलीफ मांग रहे हैं, उस वक्त तक आप क्या इकदाम करने को तैयार हैं जिससे आप वो अखराजात को बचाएंगे। दूसरा जो है, आपने जो बुनियादी तौर पे दो हिस्से होंगे उस रिलीफ के जो आप मांगेंगे। एक वो जो एक आम शख्स की जिंदगी को, और खास तौर पे जो मुतवस्सित तबका और जो गुर्बत की लकीर से नीचे वाला तबका है, खास तौर पे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए इकदाम आप सामने रखेंगे कि ये हमें इकदाम करने हैं, चाहे वो टैक्स के अंदर कोई रिलीफ हो या वो डायरेक्ट उसकी सपोर्ट हो। एक वो पूल होगा, और दूसरा वो होगा जो आप कहेंगे कि मुझे अपना कारोबार चलता रखने, ताकि मेरी मईशत का पहिया चलता रहे, तो मैंने अपने कारोबार का जो हिस्सा है, जो सनत है, जो ज़राअत है, उसको मैंने क्या एक्शंस करने हैं, क्या पॉलिसी फैसले मैंने करने हैं, ताकि मेरी मईशत जो है वो चलना ना बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो बंद हुई तो सबसे महंगी सूरत हाल जो पैदा होगी। तो ये तीन चीजें होंगी, ये तिकोन बनता है जो आपको आईएमएफ के सामने रखना चाहिए। तो शहबाज साहब, ये बताएं कि हमारा जो रिज़र्व्स जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। सबसे बड़ा प्रेशर रिज़र्व्स पे आएगा जब ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। रिज़र्व्स पे प्रेशर आएगा तो हमें एक्सचेंज रेट को भी संभालना है, क्योंकि हमने 2 साल से इसमें ये हमारा एक बड़ा वो था लॉरल है एक तरह से कि जी कि हमने एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया है। तो ये जो रिज़र्व्स और एक्सचेंज रेट है, इस हवाले से गवर्नमेंट की कोई कंटिजेंसी है? देखिए, एक्सचेंज रेट के ऊपर तो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, और वो पॉलिसी इस्लामाबाद से ड्राइव हो रही है। वो पॉलिसी ये है कि हमने रुपए को डेप्रिशिएट नहीं करना है, एप्रिशिएट करना है। तो आप यही देखे होंगे कि शायद पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इकोनॉमी होगी जहाँ पे रुपए की कदर डेली जो है 1 या 2 पैसे जी जी। बेहतर हो रही है। ये हो भी पैसों में रही है, जिसके ऊपर एक मेरा ख्याल यूनिवर्सिटीज़ को कुछ क्रैश कोर्सेज करवाने चाहिए जो यंग इकोनॉमिस्ट बन रहे हैं, कि ये कैसे हो रहा है 1 से 2 पैसे पढ़ रहे। तो एक तो ये चीज़ है, उस पर कोई नई रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। दूसरा, आप मॉनेटरी पॉलिसी का भी आपने देख लिया, अनचेंज है। तो जी वो एक वहां पे आपको कोई वही पॉलिसी नजर आ रही है जो पहले चल रही थी। रिजर्व्स के हवाले से अब जो है ना, इस वक्त गवर्नमेंट एक क्रिटिकल पोजीशन पे है। रिजर्व्स के ऊपर इनके लिए जो एक शॉकर था, वो शॉकर आया इनको वहां से, मुत्तहिदा अरब अमारात से। तो वो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। उसको ये ऑफसेट करने के लिए पहले ही 2-3 जगहों से इजाफी लोन्स की, कमर्शियल लोन्स की बात कर रहे थे, जिसमें एक इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मेच्योर हो गया है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, फिर कोई इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग रोल ओवर जैसे हैं वो तो चलते रहेंगे। इनको रिजर्व्स के ऊपर जो अब जो 2 चैलेंजेस आएंगे, जिसका भी मैंने ब्रीफली जिक्र भी किया। एक तो रेमिटेंसेस का जो नंबर अभी मार्च का नंबर जो प्रोड्यूस होगा अप्रैल में, वो इतना रिफ्लेक्टिव तो नहीं होगा। उसमें ईद भी है, और फिर लोग शायद उस तरह से अगर कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है तो वो पैसे भी भेजेंगे। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपकी रेमिटेंसेस कैसी जाती है, और जो एक्सपोर्ट अगर आपकी शिपमेंट्स नहीं हो रही बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसका अगर 300-400-500 मिलियन डॉलर का भी पर मंथ इम्पैक्ट आ गया तो रिजर्व्स आपके क्रिटिकल पोजीशन में आ जाएंगे। होपफुली यूएई जो है वो पैसे वापस नहीं मांगेगा, इनको 1 महीने के ऊपर रोल ओवर करता रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर उनके जो है, उनके जो रेप है आईएमएफ के बोर्ड के अंदर यूएई के, उन्होंने तो ये कमिटमेंट दी हुई है सितंबर 2027 की। तो लेट्स सी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइट और चैलेंजिंग पोजीशन होगी। और इसमें अगेन मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से हमें एक नेगोशिएट करना चाहिए था आईएमएफ के साथ, हम एज अ गवर्नमेंट नहीं कर रहे, एज अ कंट्री नहीं कर रहे। हम नेगोशिएट आईएमएफ के साथ कर रहे हैं कि ये वजारत खजाना की ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना नेगोशिएट कर रही है, अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रही है। एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रही है, पावर की ब्यूरोक्रेसी अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रही है। तो साइलोस के अंदर जब आप जाके नेगोशिएट करते हैं
और फिर स्टेट बैंक का तो वैसे एक सेपरेट साइलो बना दिया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने उस वक्त। तो अगर वो साइलोज में जब आप नेगोशिएट करेंगे तो फिर उससे मेरा ख्याल है कि आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे और आपके ऊपर जो प्रेशर्स हैं ये सारे आपको हिट कर सकते हैं। तो हम फाइनल क्वार्टर में दाखिल हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के, और क्या रिजर्व जो हमारे रेवेन्यूज़ है, असल चीज़ तो ये इनकम और ख़र्च, तो जो ख़र्च तो हमारा आपने फरमाया कि ख़त्म, वो तो कम नहीं हो सकता। ये इनकम जो बढ़ाने की बात है, जो वो चीज़ें हैं कि आम पाकिस्तानी, एक मुलाजमत पेशा पाकिस्तानी के अलावा जो रेवेन्यू की करंट सिचुएशन है, जो टारगेट्स हैं जिसमें कि अभी हमें बहुत शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें? देखिए कामरान खान साहब, रेवेन्यूज की सूरत काफी टाइट है। आपका जो 14,130 अरब रुपए का ओरिजिनल टारगेट था उसमें कुछ 650 अरब रुपए अपनी 645 अरब से शॉर्टफॉल है। रिवाइज कर दिया, उसका शॉर्टफॉल भी कोई 430 अरब रुपए के करीब है। फिर हम जो आईएमएफ से दोबारा बात करें कि इसमें से और कोई 430 अरब रुपए का जो टारगेट में कम कर दूं, तो एफबीआर से तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। एफबीआर जो है वो स्टीरोराइड्स पे चल रहा है, गाड़ियों के स्टीरोराइड हो, वो 4 गुना तनख्वाह हुआ इसको स्टीरोराइड लगा दें, कुछ और स्टीरोराइड लगा तो उसमें एफबीआर चल रहा है। पेट्रोलियम लेवी की जो कलेक्शन है इनकी बेहतर हो रही है, तो वहां से कुछ ऑफसेट हो जाएगा। बाकी इनका जो कैप्टिव पावर प्लांट के ऊपर लेवी लगाई थी वहां पे इनको शॉर्टफॉल आ रहा है, वो सब्सिडी से इनका कम करे, तो रेवेन्यू साइड से कुछ स्पेस नहीं है। और आगे भी जो वक्त था ना, आपने किसी के ऊपर हाथ डालना था, किसी ऐसे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस क्लास के ऊपर या कमर्शियल क्लास के ऊपर, वो टाइम आपका गवर्नमेंट का गुजर चुका है। 2 साल हो गए हैं, यही पीरियड होता है आपने किसी को जो करना हो, तो उसके बाद आप लीनियट हो जाते हो। और बाकी जो ख्याल था कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट हाइब्रिड रिजीम के जरिए इकोनॉमी के जो चीजें ठीक कर लेंगे, हाइब्रिड रिजीम भी आपका जो है जो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, वो भी जो हाइब्रिड रिजीम वो कहते हैं, वो भी ट्रेडर्स को टैक्स के दायरा कार के अंदर नहीं ला सका। तो आज आके आप हम सब जो सैलरीड क्लास है और मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो इंडस्ट्रियल क्लास है जो ऑलरेडी टैक्स के अंदर है, वो वही रहेगा। अखराजात के ऊपर भी कोई कंट्रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। फ्रैंकली बड़ा दुख होता है नई गाड़ियां देख के, जब हम जाते हैं 2026 मॉडल्स की गाड़ियां आ रही हैं, ऑस्टेरिटी कमेटी बनती है, वही कमेटी उन गाड़ियों को खरीदने के लिए एग्जाम्पशन देती है। नए अदारे भी बने हैं एक दो इसी सारे अरसा के दौरान, जो वजारतें बंद होनी थी वो नहीं हुई। इस जो मोहम्मद औरंगजेब साहब की राइट साइजिंग कमेटी है उसका कोई पता नहीं है किधर गई है वो। इसी तरीके से मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वो कमेटी चेयर करते हैं एसओईज की, उसकी में बस वो बोर्ड्स के जो कुछ है वो एसओईज के बोर्ड्स ही बना की हद तक उसकी परफॉर्मेंस है, या वो एक रिपोर्ट आ जाती है जो कि इस तरह काफी अच्छी रिपोर्ट बना दी थी, लेकिन वो जो लॉसेस कम करने, जो प्राइवेटाइजेशन करनी है वो नहीं हो रही। प्राइवेटाइजेशन आपसे बेहतर कौन जाता है कामरान खान साहब, वो जो पीआईए की हुई है वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुई, वो रिजॉल्व कहीं और था। तो अब पीए के बाद अगर जो इन्होंने डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, मेरी जो आज की स्टोरी छपी हुई है वो इन्होंने आईएमएफ को बता दिया, तो अभी डिले हुआ है उसके अंदर। तो रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं कर रहे, एक्सपेंडिचर ये कम कर नहीं पा रहे, तो ये जिस किस्म की ये सिचुएशन है फिस्कल की और एक्सटर्नल की, ऐसे ही चलती रहेगी। असल में एक और बड़ा झटका जो आया है पाकिस्तान में, और वो उसका ज़ाहिर ऑप्टिक्स बड़ी जो है वो बड़ा पैनिक जो था वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आया है। और ये बड़ा फ्लैगशिप है गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स और इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल। गवर्नमेंट बार बार इसी को कोट करती है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू जितनी भी ऊपर से लेकर नीचे तक हायरार्की है। और वहाँ पे हमने देखा कि 30% के करीब जो है वो मार्केट जो है वो स्लिप कर गई है, और दूसरी मार्केट्स भी हुई हैं, मगर इस लेवल का जो पैनिक है वो हमने कहीं और नहीं देखा। होता है व्हेन देयर इज, जब एक तरह की ब्लड ऑन द स्ट्रीट हो तो इसी तरीके से होता है, लेकिन यू थिंक इट्स अ शॉर्ट एक पैनिक रिएक्शन है, और आगे चल के ये मार्केट्स जो हैं वो जैसे ही बेहतरी आएगी ये बेहतर हो जाएंगी? कैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं? मैं तो कामरान भाई इसको जो है ना, इस जिस तरीके से मार्केट ने ऑपरेट किया है और बिहेव किया है उसको सच्ची बात है पॉजिटिवली देखता हूँ। इससे शो होती है स्ट्रेंथ के हमने बाकी पाकिस्तान के किसी निज़ाम के अंदर तो शायद बेहतरी क्या खराबी की तरफ जाते रहे हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है और जो जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है उसके अंदर बतदरीज हम बेहतरी लाते चले आए हैं। और उसका नतीजा आपको याद होगा कि आज से 20, 25, 30 साल पहले इससे कहीं छोटा शॉक लगता था, पूरी मार्केट जो है वो बुरी हालत और भाग रहे होते थे हुकूमत के पास बेल आउट करे। यहाँ इतनी बड़ी करेक्शंस हुई है, मार्केट स्मूथली फंक्शन करती रही है, सेटलमेंट्स होती रही हैं, कोई बड़े ब्रोकरेज डिफॉल्ट आपको नहीं नजर आए। जब सूरत हाल ऐसी होती है तो मार्केट्स जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, एलिवेट हुआ हुआ है रिस्क, खतरा बढ़ा हुआ है, ये सारी बातें इससे पहले जो हम कर रहे थे और वो प्राइसेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
जैसे ही बेहतरी आएगी, आपकी जो बुनियादी जो मसला है यानी जो जंग है वो खत्म होगी, तो आपको इस मार्केट के अंदर दोबारा बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाएगी। मुझे उसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा वो सही आप कह रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादा रिएक्शन इसलिए भी शायद आया कि पहले रनअप बहुत ज्यादा हो चुका था और हमारी जो वैल्यूएशंस थी वो जरा एलिवेटेड थी। कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल काबू से बाहर थी, लेकिन एलिवेटेड लेवल के ऊपर थी। 9.1 9.2 पे पी चला गया था, तो वहां से करेक्शन हुई है। सिस्टम ने उसको पूरे स्मूथली फंक्शन कराया है। मेरे ख्याल में तो इससे कॉन्फिडेंस आता है मार्केट के अंदर। जरा मुझे बताइएगा शहबाज साहब कि जो हम जिन क्राइसिस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मसले और इंटरनल जो हमारे मसाइल हैं वो हैं, लेकिन एक और भी हमारे साथ एक एडिड इस वक्त हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ये जंग हो रही है हमारे बराबर में, फिर उसके ग्लोबल असरात हैं, फिर उसके ऑयल के असरात हैं, फिर ट्रेड के असरात हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एडिशनली हम खुद एक स्टेट ऑफ वॉर में भी है ना, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है और जाहिर है कि वो भी हमारी एग्जिस्टेंस की जंग है। और ये बड़ा एक बहुत ही सख्त ज़माना है और चैलेंजिंग ज़माना है कि जिसमें ये इसके में तो बड़े खर्चे होते हैं ना। इसका ये चीज़ अंडर कंट्रोल है? बिल्कुल जी, अफगानिस्तान जी जी शहबाज साहब प्लीज़। जी, अफगानिस्तान की जंग के अभी उसके इनिशियल तो कोई इम्पैक्ट इसके लिए इन्होंने एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं कि इन्होंने कोई डिमांड किया हो, लेकिन ये एक इनका एक पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कि इस दफा इन्होंने इस पे सॉफ्ट नहीं होना। आप देख लें, इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई स्टांस के अंदर चेंज ये तो नहीं आ रहा। कंसेंसस है पूरे मुल्क में इस मामले पे, तो जाहिर एग्जैक्टली, तो बॉर्डर्स बंद हैं, बॉर्डर्स नहीं खोलना चाहते। पहले हम बात अफगानिस्तान की करते थे, अब हम या उनको रिजीम कह रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वहां पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने उसके ऊपर हम हमले कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन है दिस टाइम इट इज क्वाइट डिफरेंट। तो फिजिकली उसके इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन रेवेन्यू के उसके बिल्कुल इम्पैक्ट है। कामरान खान साहब, आज मैं FBR से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान की ट्रेड बंद हुई उसके उनके रेवेन्यूज के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। ऑल्दो जो तजारत है ज़्यादातर तो वहाँ पे अफगान ट्रांजिट ट्रेड हो रही थी या कुछ ऐसी गुड्स की हो रही थी जहाँ पे लिमिटेड टैक्सेशन थी, बट वो कह रहे हैं कि हमारे रेवेन्यूज हिट हुए और जो एक मनी आती है अफगान ट्रेड की वजह से मार्केट के अंदर, वो मनी मार्केट के अंदर नहीं आ रही। तो उसका एक फॉर्मल या और इनफॉर्मल दोनों इकोनॉमीज के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। बट उसका जो फिजिकल इम्पैक्ट है वो कुछ शायद इतना बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर एडजस्ट कर लेंगे उसको। ये तो अच्छी बात है। जी असद, आप कुछ कह रहे थे इस मामले में? मैं यही कह रहा था कि इस वक्त जो है, क्योंकि इतनी बड़ी एक आलमी सूरत हाल पैदा हो गई है ईरान की जंग की वजह से, तो शायद जितना हमें गौर करना चाहिए और जितना सीरियसली हमें लेना चाहिए, बहैसियत कौम में बात कर रहा हूँ, जो अफगानिस्तान वाली सूरत हाल है उसको नहीं लिया जा रहा। बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है और इससे अगर सेटलमेंट नहीं की गई जल्द तो इसमें फैलने की बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। खुशाइन बात इसके अंदर, बहुत ही खुशाइन बात इसके अंदर यह है कि जो चीन ने अभी हालिया इसके अंदर इंटरवीन किया है, वो काबुल भी गए हैं। चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान भी आए हैं। मेरे ख्याल में चीन बहुत मजबूत किरदार अदा कर सकता है। जो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, जैसे शहबाज बोल रहे थे, शायद शॉर्ट टर्म में आपको इतनी ज्यादा ना नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की ग्रोथ ड्राइवर्स की कमी है। और एक चीज इसकी बहुत बात होती रही है, और खासतौर पर ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि हम सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। जब बॉर्डर बंद होगा और इतने अरसे बंद रहेगा तो उससे जो मनफी जो एक जहन में जाता है, एक जो तजारत करने का सोच रहा है, जो सरमायाकारी करने का सोच रहा है, वो सालों असर का रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको जल्द सेटल किया जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिहाज से भी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, शहबाज राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड।